और वैसे साहब जानते हो ओखला को, जब वो ओखला आए थे, वो पिछले चुनाव में आए थे यहाँ, तकरीरें हाँ करके गए वो आप लोगों के खिलाफ, और उन्होंने ही हाँ। ये नाम दिया था बीजेपी का छोटा रिचार्ज, जो अरविंद केजरीवाल जी को कहा था, वो असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ खड़े होकर कहा था शाहीन अच्छा, बाग उन में। टैग किस पर लगा? बीजेपी का छोटे रिचार्ज होने का टैग किस पर लगा? कौम ने किस पर लगाया? कौम ने किसको नकारा? वो तो बीजेपी का दामाद तक अपने आप को बता देते हैं, मैंने खुद सुना, मैं जेल में था। तो अगर ऐसी बात हम कह रहे हैं तो हमारे तो पूरे ये हर स्टेट में एक मुकदमा होगा। आज आजम खान जेल में है। आजम खान ने जौहरी यूनिवर्सिटी बनाई, वो जेल में क्यों है? क्योंकि उनके पीछे उन्हीं के लोगों को लगाया गया, एजेंसीज को लगाया गया, और उनको जो है आज पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। ऐसे मेरे पीछे लगे, मेरी इमेज को खराब करना, एजेंसीज को लगाना, बदनाम करना और दूसरी चीजें करना, तो वो एक ट्रेंड है। अच्छा, तभी एक सवाल उठता है, अमानतुल्लाह खान एक दबंग टाइप के नेता है, आपके इलाके से भी, ओखला से। उमर खालिद एआईएमआईएम की तरफ से कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि वो आपके मुकाबले पर खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे। इशरत जहां का नाम भी चल रहा है। ये एक सीएए और एनआरसी से जोड़ के हम इसको देख सकते हैं, दिल्ली दंगे जिस तरह से हुए थे, तो दो ऐसे नाम इस इलाके से उठाए जा रहे हैं कि जो एक तो जेल में रहकर आ चुकी हैं और एक अभी भी जेल में है। हो सकता है कि वो जेल से ही चुनाव लड़े। अमानतुल्लाह इस चीज को कैसे देखते हैं, और क्या उनको लग रहा है कि क्या टफ होने वाला है मुकाबला अगर इस तरह के चेहरे सामने आते हैं? अपोजिशन के जितनी लीडरशिप है उस सबको खत्म करना बीजेपी का टारगेट है। इनके खिलाफ जो भी बोलेगा वो जेल जाएगा, और अगर ये उनके खिलाफ बोलते हैं जेल नहीं जाते तो मैं भाई। आपको शक है? मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान मौजूद हैं। चुनाव करीब है, बहुत सारे सवाल हैं कि जिनके घेरे में इस वक्त विधायक जी आते हैं और हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सवाल सबसे पहले आपसे एक ही है, जो ओखला की आवाम पूछ रही है। जब विधायक जी नहीं थे तो काम नहीं था, अचानक आकर एकदम मैदान में उतरकर और काम शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में ही अगर ये काम हो जाते सब, तो क्या इस वक्त इतनी तेजी से और इतना ज्यादा समय लगाकर वो सारे काम नहीं करने पड़ते? क्या आवाम के इन सब सवालों के जवाब हैं आपके पास? नहीं, देखिए, अवाम का तो ये सवाल है कि भाई हमारा काम कर दो, हम वो कर रहे हैं। हम्म। और मैं 72 दिन जेल में रहा, उससे पहले मैं बहुत परेशान रहा। तो उससे पहले इलेक्शन था, तो सारे टेंडर में करके गया था, और मैंने जेल से भी टेंडर किए, तभी तो आज मैं काम कर पा रहा हूँ। और जितनी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा था। आप रेगुलर अगर मेरी फेसबुक उठा करके देखेंगे तो इलेक्शन से पहले भी रेगुलर काम थे। ये काम तो जमाने से चले आ रहा है। हजारों गलियां हैं, हजारों गलियों में से हमने अगर 950 गली बना दी और 50 रह गई, तो उन 50 को भी अब बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बात ठीक है कि मेरी गैर मौजूदगी में उस स्पीड से काम नहीं हुआ जिसकी स्पीड से होना चाहिए था। उसमें आप अफसरान का सपोर्ट में लगा लीजिए, या उसमें मुखालिफिन जो हैं उनकी कंप्लेनें करना, हमारे अधिकारियों को डराना, ठेकेदारों को डराना, ये सब था। और अब मैं आया हूँ, तो आप देखिए, सारी एक एक गली को हम बना रहे हैं, सफाई हम कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम से हम निजात दिला रहे हैं, 24 घंटे लाइट है। इलेक्ट्रिसिटी का एक मसला है, जो मीटर नहीं लग रहे थे उसके लिए हम कैंप लगा रहे हैं, और रेगुलर बेसिस पे, और कैंप लगाने के साथ साथ मीटर भी इंशाल्लाह, मैक्सिमम मीटर भी हम लगवाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और लोगों के बीच में हैं पूरे टाइम से, पूरे जब से मैं आया हूँ, जिस दिन से मैं आया हूँ जेल से, मैं पूरे 24 घंटे, मतलब रात को दिन में, आप मुझे कहीं भी देखिए तो हर जगह मैं खड़ा हुआ लोगों से मिल रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। आपके जो अपोनेंट हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो कहते हैं, बार बार जेल का जिक्र करते हैं। जेल कौम के लिए थोड़े ही गए थे, जेल गए थे अपने लिए गए थे। कौम के ऊपर इसका कौन सा एहसान है कि अगर अमानतुल्लाह खान जेल चले गए तो? जेल जाना उनके अपने तमाम जो मामलात थे उनके लिए वो जेल गए, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, एसीबी, तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो सब उनके पीछे पड़ी हुई हैं, तो वो सारे मामलात तो करप्शन के हैं। कौम का कौन सा काम करके जेल गए? अच्छा, एक बात बताएं मुझे, ये जो बेचारे, ये असल में इनको जानकारी तो है नहीं, ये जो विरोधी, जो अपने आप जी, को सो कॉल्ड विरोधी कहते हैं। सो कॉल्ड विरोधी। हाँ हाँ, जो विरोधी कहते हैं अपने आप को, फेसबुक जी। या यूट्यूबर विरोधी, इन्हें पता तो कुछ है नहीं। हम्म। जो सीबीआई ने मेरे ऊपर एफआईआर 2016 में की थी, उसमें करप्शन का कोई चार्जेस नहीं है, उसमें इरेगुलरिटीज का चार्जेस है, और उसमें चार्जशीट सबमिट हो गई है, और उसमें बाकायदा चार्ज में है। और मैं उसमें, मेरे पास सिर्फ ये था कि मैंने जो है वो इरेगुलरिटीज की, जबकि उसमें मैंने उसमें कुछ रिक्रूटमेंट किया ही नहीं। उसमें तो बोर्ड ने रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई, रिक्रूटमेंट कमेटी ने सबको इंटरव्यू लिए, अखबार में ऐड दिया, और उन रिक्रूटमेंट कमेटी में
रिकमेंड कमेटी ने रिकमेंड किया बोर्ड को, और बोर्ड ने उन सबको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रखा, और उसमें जो पेमेंट देनी है उनको वो वक्फ बोर्ड की इनकम से पेमेंट दी। और उसमें जो है स्टेटमेंट जिन लोगों को रखा गया, उसमें जो स्टेटमेंट है सीबीआई के यहाँ स्टेटमेंट है, फिर एसीबी के यहाँ सबके स्टेटमेंट है, और ईडी के अंदर स्टेटमेंट है, और सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है। ऐसा तो है नहीं कि सब हवा में बात कर रहा हूँ, सबकी चार्जशीट है, चार्जशीट सब रिकॉर्ड पर है। किसी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि हमसे पैसे लिए गए, हमारा हक मारा गया, एक आदमी ने। और मैंने पूछा भी है जब मैं ईडी में था, मैंने कहा किसी एक ने भी तो नहीं कहा। कहने लगा आप कब कह रहे? मैंने कहा अखबारों में तो तुम यही कहते हो, कोर्ट में जाकर तुम यही कहते हो करप्शन हुआ। और जो जो किराएदारी थी, किराएदारी वो पार्ट ही नहीं है चेयरमैन का, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, ये सीबीआई की चार्जशीट में है। और उसी चार्जशीट की बुनियाद पर तो ईडी ने एफआईआर की है, और जो एसीबी की एफआईआर है उसमें तो बाकायदा मुझे जब जमानत दी गई तो उस जमानत में कहा गया कि करप्शन है ही नहीं, और 1 रुपए का नुकसान नहीं है कहीं से, बोर्ड को फायदा हुआ है। और जो मैंने उसके नाम पर जो मैंने उसके लिए पैसे जमा किए थे रिलीफ कमेटी के लिए, वो मैंने अपने अकाउंट में लिए थे इस वजह से, क्योंकि रिलीफ का अकाउंट नहीं खुल रहा था, वहां जरूरत थी। वो सारे के सारे रिलीफ के अकाउंट मैंने ट्रांसफर किए, और उस रिलीफ के अकाउंट का, क्योंकि मैं चेयरमैन नहीं रहा था उसके बाद से, तो रिलीफ के अकाउंट का मैं सिग्नेटरी नहीं हूँ, और उसका एक एक रुपये का हिसाब उनके पास है। जो रिकमेंड कमेटी, जो इस वक्त रिलीफ कमेटी में थे, जमाल अख्तर साहब थे और हिलाल मलिक थे, और वो सीबीआई में भी देकर आए, उसमें ईडी में भी देकर आए, एक एक रुपये का हिसाब है। तो कोई अगर ये कहे कि मैं अपनी वजह से गया, भाई दिल्ली दंगे हो रहे थे, तो दिल्ली दंगों में मैं पहुंचा, वहां पर मैंने रात को एलजी का घेराव किया, वो लोग जो अंदर थे उनको मैं निकाल करके लाया, अस्पतालों मैंने उनका एडमिट कराया, मैंने वहां पर कैंप लगाया, दोनों टाइम में हकीम जैसे बावर्ची वहां पर उनको खाना बनाते थे। मैंने जो मर गए उनको जो है, जिनका कत्ल हुआ उसमें, उनको हमने 10-10 लाख रुपए दिए। जिनका एक फ्लोर जला उसको 5 लाख, 2 जले, 10 लाख, 3 जले, 15, 4, 5 लाख रुपए के हिसाब से उनको पैसे दी, मदद दी। हमने राशन वहां तकसीम किया, लोगों के हर मुमकिन कोशिश की, मस्जिदें जितनी थी उन सबको रिपेयर करने का मैंने काम किया, उसी वक्त शुरू कर दिया था। जिस रात का आप जिक्र कर रहे हैं अमानत साहब, उस रात के लिए तो आपके विरोधी भी मानते हैं कि आप पहुंचे, लेकिन वो ये कहते हैं अमानतुल्लाह खान तो पहुंचे, लेकिन जो अमानतुल्लाह खान के नेताजी हैं अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी, वो क्यों नहीं बोले? अच्छा, असल में उन्हें पता नहीं, अमानतुल्लाह खान अकेले नहीं पहुंचे, अमानतुल्लाह खान के साथ गोपाल राय भी पहुंचे, टीम पूरी अमानतुल्लाह खान सुनिए ना, अमानतुल्लाह खान के साथ इमरान हुसैन भी पहुंचे, दलीप पांडे भी पहुंचे, संजीव झा भी पहुंचे, साहनी भी पहुंचे, हमारे जितनी लीडरशिप थी वो सारे के सारे पहुंचे, और खुद अरविंद केजरीवाल जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे उसी दिन। मैं भी पहुंचा, मैं बाद में पहुंचा, वो पहले पहुंचे 1 घंटा पहले, उन्होंने खुद दौरा किया। तो ये बात कहना, और सरकार ने ही तो पैसे दिए, अगर 10 लाख रुपए मरने वालों को दिए, या घर में जो फसादात तो बहुत हुए, हिंदुस्तान में बहुत फसादात हुए, हमारा था क्या इन्वॉल्वमेंट भाई? हम लोग, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं, पुलिस हमारे पास है नहीं, इनके पास तो लॉ एंड ऑर्डर होते थे। आप एक बात बताइए मुझे, मैंने पहले भी कहा, ये विधानसभा में मैंने कहा, क्या इस देश का मुसलमान, अगर हम ईदगाह, पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, और किसी मस्जिद के अंदर हम खुलेआम लोगों को, मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए कत्ल कर दें, तो हमें माफ कर देंगे? नहीं माफ कर सकते ना। तो फिर इन्होंने कांग्रेस को क्यों माफ कर दिया? कांग्रेस की तो पूरी हिस्ट्री है, मलियाना है, हाशिमपुरा है, ईदगाह है, मुरादाबाद की ईदगाह के अंदर तो उन्होंने सीधी गोलियां चलाई थी, और उनके दौर में जितने फसाद हुए वो तो फोर्सेस गोलियां चलाती थी, कहीं पीएससी मारती थी, कहीं पुलिस मारती थी, इस तरह मारती थी। हिंदू मुस्लिम फसाद तो होता ही नहीं था, फोर्स वर्सेस, यानी कि कांग्रेस हुकूमत वर्सेस मुसलमान फसाद होता था। तो ये बात कहना कि हमने हमने तो मदद की, और हम तो सबके साथ हैं। आज यहाँ देख लीजिए भाई, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उनको अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया गया? तो उनकी इमेज को खराब करने के लिए अरेस्ट किया गया। एक अरविंद केजरीवाल ईमानदार इमेज के इंसान थे, एक फर्जी मुकदमा उन पर लगाया और उनको जेल भेज दिया गया। 1 रुपए की कहीं से बरामदगी नहीं है, कोई कैस्टेल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस केस में अरविंद केजरीवाल को फंसा देंगे, लेकिन इन्होंने फंसा दिया, फंसाकर जेल भेज दिया, जेल में रखा, दिल्ली के सारे काम रुकवा दिए। ऐसे मुझे जेल में रखा, मेरे इलाके के काम रुकवा दिए। मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने पूरे दिल्ली के स्कूलों की जो है तस्वीर बदल दी, दिल्ली के स्कूलों में जाकर के लगता है कि हाँ वाकई दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए हैं। मेरी विधानसभा में भी 15, 16, 17 जितने भी हैं सारे स्कूल हमने बनाए हैं। जोगाबाई के अंदर स्कूल बनाया है, एनएफसी में स्कूल बनाया, जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है एनएफसी के अंदर शिफ्ट किया, नूरनगर का स्कूल बनाया, जसोला का बनाया, मदनपुर खादर, जे कॉलोनी, हर जगह के आली, हर जगह के स्कूल हमने यहाँ बनाए। और उनमें मनीष सिसोदिया जी खुद थे। जब 11,000 कमरों का यहाँ पर इनोवेशन हुआ तो वो एनएफसी के ही स्कूल में हुआ था, जहाँ मेरे बच्चे खुद के पढ़ते थे, जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था वो वाला। तो ये पूरी, अब उनको भी जेल भेज दिया। जिस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक लेकर के आया, अस्पतालों के अंदर जिसने जो है चेंज लेकर आया, दवाइयां मुफ्त जिस आदमी ने की, उसको भी जेल भेज दिया। संजय सिंह जो
हर मस्कीन मजलूम की आवाज बने, उनको भी जेल भेज दिया, तो मुझे भी आपकी जेल भेज पार्टी का बड़ा गहरा रिश्ता है जेल से। दिया। सब अब तो बाहर आ गए हम सब लोग, अब तो बाहर हैं, अब तो बाहर लेकिन है। गहरा रिश्ता है, कभी भी भेंट हमारा किया रिश्ता जाता है। असल में और आप बीजेपी आपका और उनका भी खास रिश्ता है। अब देखिए जितने मुकदमात मुझ पर हैं, हम्म। मुझे नहीं लगता कि कोई जाति मेरा मुकदमा है, कोई मेरे जाति झगड़े का मुकदमा। आप देखो कहीं ना कहीं, अब जब मरकज में ताला लगा था तो उसको खुलवाने का मैंने काम किया, ठीक है। लिंचिंग जब जब हुई, जहां जहां हुई, उनको मैंने पैसे देने का काम किया। जब शाहीन बाग में डेमोलिशन हो रहा था, सारी फोर्स लगी हुई थी, सारी मीडिया, देश भर की मीडिया थी, तो मैं जाकर खड़ा हो गया, मैंने कोई डेमोलिशन नहीं होने दिया। वो मुकदमा मुझ पर हुआ, मैं आज भी चल रहा है, एविडेंस पर है। कंचन कुंज, जहां से मुझे बीसी बनाया गया, वो मेरे मकान तो थे नहीं, वो लोगों के मकान थे, लेकिन मैंने बचाने का काम किया, मुझे इन्होंने अरेस्ट किया, जेल भेजा और मुझे उसमें बीसी बना दिया, आप और केस में बरी हो गया, बीसी आज भी हूँ। हाँ। ऐसी एनआईए जब जफर इस्लाम साहब के यहाँ और जमात इस्लामी में पहुंची तो वहां मैं पहुंचा, ऐसे ही जब कलीम सिद्दीकी साहब के यहाँ पहुंची तो मैं वहां पहुंचा। तो वो मुकदमे मेरे ऊपर उमर हैं और गौतम, मैं फेस कर रहा हूँ। उमर गौतम साहब के यहाँ मैं आप पहुंचा, वहां भी थे। बिल्कुल मैं था। अच्छा, तभी एक सवाल उठता है, अमानतुल्लाह खान एक दबंग टाइप के नेता है, यानी ये आपके विरोधी भी कहते हुए नजर आते हैं, आपके जो चाहने वाले हैं वो भी, अब इसको आप पॉजिटिव ले लें या निगेटिव ले लें, आपके लोग भी ये कहते हैं कि बड़े धाकड़ किस्म के नेता हैं, दबंग हैं, कहीं भी एकदम मैदान में उतर आते हैं, बात की परवाह नहीं करते। अब आप खुद बता रहे हैं कि 38 मुकदमे चल रहे हैं। और हैं देखो जी, बात मानते हैं सुनो, अमानतुल्लाह बात खान कि सुनो मैं जी। दबंग किस्म का नेता हूँ? जी मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, हाँ। बहुत अप्रोचेबल हूँ। हम्म। एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा ओखला के अंदर जो ये कहे कि मैंने बदतमीजी की, किसी के साथ बदअखलाकी की, किसी की इज्जत के साथ खेला हूँ। जो मेरे पास आया, मैंने सबके काम किए, इज्जत से काम किए, सबको बिठाता हूँ। मेरे पास माएँ भी आती हैं, बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ तो वहाँ रहता हूँ तो मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ वक्त पर। रात में भी अल्लाह के सामने कुछ गिड़गिड़ा लेता हूँ और अपनी जो गलतियाँ होती हैं उनकी तौबा कर लेता हूँ। ना मैं दबंग हूँ जी, ना मैं दबंग बनना चाहता। हाँ, लोगों के साथ खड़ा हूँ, जहाँ जहाँ जुल्म होगा उसके खिलाफ मैंने आवाज़ ज़रूर बुलंद की। जब एजेंसियाँ मेरे इलाके को टारगेट करेंगी या किसी को भी टारगेट करेंगी तो उनके खिलाफ मैं आकर खड़ा हो जाऊँ। आगे जब भी मैं खड़े नहीं था, रहेंगे इस तरह? जब मैं नहीं था हम्म, तो एजेंसियों ने बहुत बुरा हाल किया। इलाके में। सारे लोग तो थे, बिल्कुल। वो सारे जो आप कह रहे हैं सो कॉल्ड यूट्यूबर या सो कॉल्ड अपोजिशन, वो सब तो थी। हम्म। उन्होंने तो लोगों को जुल्म किया उन पर, किसी का होटल बंद करा दिया, किसी का मकान तोड़वा दिया, किसी का मकान सील करा दिया, परेशान किया लोगों को। मैं जब से आया हूँ, आते ही मैंने जिनकी दुकानें बंद थी या जो भी था वो सब मैंने रोका, सब खुलवाया। लोग रोजगार करें, खुशी से रहें, मेरा तो यही है। अगर किसी की वजह से ट्रैफिक जैम है तो उस ट्रैफिक को खुलवा दो, मैं वॉलंटियर लगा दूँ। एक सुगबुगाहट उठ रही है आपके इलाके से भी, ओखला से। उमर खालिद एआईएमआईएम की तरफ से कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि वो आपके मुकाबले पर खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे। इम्तियाज जलील ओखला में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं, साफ साफ इलाके की बुराई करते हैं, इलाके में कितनी परेशानियां हैं उनको गिनाते हैं। इशरत जहां का नाम भी चल रहा है। ये एक सीएए और एनआरसी से जोड़ के हम इसको देख सकते हैं, दिल्ली दंगे जिस तरह से हुए थे, तो दो ऐसे नाम इस इलाके से उठाए जा रहे हैं कि जो एक तो जेल में रहकर आ चुकी हैं और एक अभी भी जेल में है। हो सकता है कि वो जेल से ही चुनाव लड़ें। अमानतुल्लाह इस चीज को कैसे देखते हैं और क्या उनको लग रहा है कि क्या टफ होने वाला है मुकाबला अगर इस तरह के चेहरे सामने आते हैं तो? देखिए जब मैं एमएलए बना था जी। उस वक्त आबादी अब से 10, अब जब से 10 गुना ज्यादा बढ़ी है यहाँ की। 24 घंटे हम लाइट यहाँ दे रहे हैं, सारे स्कूल्स हमने, एक जोगाबाई में, और मैंने अभी सारे स्कूल्स की आपको डिटेल बताई। एक अस्पताल सरकारी हमने बनाया, 316 या 17 बेड का अस्पताल है जो सरिता विहार एच ब्लॉक के अंदर है, जो कंप्लीट हो गया। हमारी यहाँ 17 मोहल्ला क्लिनिक्स चल रही हैं। हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, 24 घंटे हम यहाँ लाइट दे रहे हैं। पहले ये था कि जब आबादी बहुत कम थी, जब से अब 10 गुना ज्यादा आबादी है तो हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं। पहले 24-24 घंटे लाइट नहीं होती थी। पूरे इलाके को हमने सीवर से जोड़ दिया। 100% हम एसपीएस हमने जो है, एक एसपीएस हमने शाहीन बाग का जसोला में बनाया है, एक एसपीएस हमने ओखला बिहार में बनाया है, जो हाजी कॉलोनी का गफ्फार मंजिल का जो है, ओखला बिहार का जोहरी फॉर्म का एसपीएस है वो ओखला में बनाया है। बटलाउस का जो एसपीएस था उसको हमने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। एक एसपीएस हमने जो है धोबी घाट पे 32 एमजीडी का बनाया। पूरे इलाके को हमने सीवर से जोड़ा। 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स यहाँ हैं, तमाम सड़कें हम बना रहे हैं, और आबादी इतनी ज्यादा बढ़ी है उसके बावजूद भी तमाम सहूलत हम फराहम कर रहे हैं। तो कौन कहता है कि यहाँ तरक्की नहीं हुई? ये जमीन की कीमत यहाँ 20,000 रुपए गज हुआ करती थी, आज यहाँ लाखों में है। वैसी साहब आप के नेता शाहीन कह रहे हैं तरक्की नहीं। और बताइए, आप जवाब दीजिए। वैसे साहब जानते हैं ओखला को,
जब वो ओखला आए थे, वो पिछले चुनाव में आए थे, यहाँ तकरीरें हाँ, करके गए वो आप लोगों के खिलाफ, और उन्होंने ही हाँ। ये नाम दिया था बीजेपी का छोटा रिचार्ज, जो अरविंद केजरीवाल जी को कहा था, वो असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ खड़े होकर कहा था शाहीन अच्छा, बाग में। टैग किस पर लगा? बीजेपी का छोटे रिचार्ज होने का टैग किस पर लगा? कौम ने किस पर लगाया? कौम ने किसको नकारा? तो ये बात कहना ठीक नहीं है। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। और मैं तो ये जानता हूँ कि ओखला की जनता कि मैंने 24 घंटे काम किए, मैं कुछ तकलीफ़ों में रहा, बिल्कुल वो चीज़ बीच में सफ़र की। लेकिन जिस दिन से आया हूँ, एक-एक गली, अब जो गली, जिन गलियों का ये बात करते थे, यूट्यूबर, कुछ यूट्यूबर स्पेशली हैं, लोगों को इमेज खराब करने के लिए छोड़े गए हैं। मुसलमानों के साथ होता भी यही है कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की एक साजिश पूरी तरह से की जाती है। आज आजम खां जेल में है। आजम खां ने जौहरी यूनिवर्सिटी बनाई, वो जेल में क्यों है? क्योंकि उनके पीछे उन्हीं के लोगों को लगाया गया, एजेंसीज को लगाया गया, और उनको जो है आज पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया गया। ऐसे ही मेरे पीछे लगे, मेरी इमेज को खराब करना, एजेंसीज को लगाना, बदनाम करना और दूसरी चीजें करना, तो वो एक ट्रेंड है। जब आप और लोग ये उसी सब ट्रेंड के तहत सारे लोग चल रहे हैं उसी। जब आप लोग ये सब बात कहते हैं, तो एक बात ज़रूर आती है, आपने आज़म खान साहब का नाम लिया, आपने अपनी भी मिसाल दी, लेकिन यहाँ आप एक नाम भूल जाते हैं, और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का नाम। कितना मुखर होकर वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, कितना दहाड़ते हैं वो बीजेपी के हाँ। खिलाफ, बाकायदा ललकारते हैं बीजेपी को। हम्म। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी तो हैं, वो मुसलमानों के नेता नहीं है क्या? नहीं, मैं तो मान रहा हूँ ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत दहाड़ते हैं हाँ, बिल्कुल। और ऐसा ऐसा कह देते हैं कि अगर कोई और कह दे तो उसे फांसी हो जाए। अगर अमानतुल्लाह खान कह दें? फांसी हो जाए। वो तो बीजेपी का दामाद तक अपने आप को बता देते हैं, मैंने खुद सुना, मैं जेल में था। हम्म। तो अगर ऐसी बात हम कह रहे हैं तो हमारे तो पूरे ये हर स्टेट में एक मुकदमा होगा। हमारे पे कौन सा स्टेट है जहाँ मुकदमा नहीं है? उत्तर प्रदेश हो, कहीं हम पे तो न जाने कितने स्टेट हो मुकदमे। तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तो शायद मुझे नहीं लगता कि कभी कोई सीबीआई ने रेड की हो। हमला होता है उनके ऊपर, नहीं, मैं कहता हूँ हमला तो, मैं कहता हूँ मुझे नहीं गोलियां लगता, चलती हैं उनके ऊपर। मुझे तो नहीं लगता कि साहब, वो तो बहुत सारे वैसे लोगों पे गोलियां चलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी सीबीआई ने, मेरी याद में शायद नहीं है। अगर आपकी याद में तो आप बताइएगा कि ईडी ने उनके कोई रेड की हो या मुकदमा दर्ज किया हो, सीबीआई ने कोई रेड की हो या मुकदमा दर्ज किया हो, इनकम टैक्स ने कोई रेड की हो या मुकदमा दर्ज किया हो, वो जेल गए हो, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता। अगर वो सचमुच में बीजेपी के खिलाफ हैं, तो बीजेपी के जितने लोग खिलाफ हैं उन सब पर तो मुकदमे भी दर्ज हैं, उनके तो पूरे कैरियर को खेल दिया गया, और उनका तो टारगेट है कि अपोजिशन के लीडरों को खत्म करना और मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना। अपोजिशन के जितनी लीडरशिप है उस सबको खत्म करना बीजेपी का टारगेट है। अरविंद केजरीवाल जी अगर आज जेल गए, या मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, संजय सिंह जेल गए, तो उसके पीछे यही था कि मुस्लिम जो जो ये इनके खिलाफ जो भी बोलेगा वो जेल जाएगा। और अगर ये उनके खिलाफ बोलते हैं जेल नहीं जाते, तो मैं भाई, आपको शक है? मुझे शक नहीं है, मुझे बस उनकी यकीन है? सलाहियत पर भरोसा है अच्छा। कि वो कोई ना कोई। आप हंस रहे हैं, आपकी हंसी बता रही है कुछ। मुझे, मैं क्या बता सकता हूँ? एक आखिरी सवाल हमारा साथ, फिर इंटरव्यू खत्म करते हैं। क्या मुद्दे इस बार होंगे जिनको लेकर आप मैदान में उतरेंगे? कौन सी वो चीजें होंगी कि जो लोगों के घर घर पहुंचेंगी, और उनकी बुनियाद पर आपको लगता है कि लोग आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे, आपको मतलब आपकी पार्टी को कामयाब करेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, हमने जो काम किए हैं, हमने सबके लिए काम किया। हमने स्कूल अच्छे बनाए, उसमें हर गरीब का बच्चा, गरीब का, अमीर का, मिडिल क्लास का, सब बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और आज स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है। किसी भी स्टेट में कोई एक हुकूमत बता दे, एक स्कूल की फोटो दिखा दे, वीडियो दिखा दे, जिसने हमारे जैसे स्कूल बनाए। हमने तो यहाँ न जाने सारे स्कूल बना दिए। हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, उसमें दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, अस्पताल हमने बनाया। हमने बिजली जो है मुफ्त की। बीजेपी की कितनी जगह पर स्टेट, कितनी स्टेटों में हुकूमत है, एक जगह बिजली मुफ्त नहीं है। हमने 24 घंटे बिजली दी और हमने फ्री बिजली दी। हमने जो दवाइयाँ मुफ्त दी, हमने पानी मुफ्त दिया, हमने महिलाओं को जो है बसों के अंदर सफर मुफ्त दिया। अभी हम 2100 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि हम दे रहे हैं, सम्मान योजना हम दे रहे हैं, और हम 1-2 दिन में अपने यहाँ से फॉर्म भरना शुरू करेंगे, वो दिया। हमने पेंशन को डबल किया, जो बुजुर्गों की पेंशन थी हमने उसको डबल किया। तो हम तो डेवलपमेंट की बुनियाद पर और एक ईमानदार राजनीति की बुनियाद पर हम लोग जाएंगे। और हमने ओखला की कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने की कोशिश की, और जिन मुद्दों को मैंने समझा कि ये जरूरी है, जैसे सफाई का एक बड़ा मुद्दा था, मुझे सीएम साहब ने पीछे बुलाया और कहा कि भाई 5 वार्ड जो है हम हारे हुए हैं, हमारे वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ सफाई का एक बड़ा मुद्दा है, तुम सफाई करो। तो उसी दिन से मैं लग गया। आज 19वां दिन था, 18वां 19वां दिन था जो रेगुलर मैं सफाई कर रहा हूँ, और मैंने पूरा शाहीन बाग वार्ड, अबुल फजल शाहीन बाग पूरी तरह से क्लीन कर दिया, सारे रोड की सारी मिट्टी हटा दी। तो मेरा तो मानना ये है, जब मैं कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकते? अरे, तनकीद करना बड़ा आसान है ना, मुझसे लंबी लकीर खींच कर दिखाओ।
ट्रैफिक जाम था, मैंने अपने वॉलंटियर लगा करके जामिया से, बटला हाउस से, कब्रिस्तान से, बटला हाउस चौक से ट्रैफिक खुलवाने का काम किया। और आज ट्रैफिक पिछले 4 दिन में कहीं ट्रैफिक जाम नहीं है। आप एक भी आदमी से पूछ लीजिए, मैं खुद निकला हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से स्मूथ है। लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रोंग साइड लोग जाते थे, आज वो रोंग साइड नहीं जा रहे। हमने कहा उनसे रोंग साइड आपको नहीं जाना, मैंने अपील की। जहां से मैंने सफाई कर दी, मान लो कूड़ा नहीं डाल रहे हैं, मैंने अपील की कि कूड़ा ना डालें, तो कूड़ा नहीं डाल रहे। आज एक महिला, जब मैं सफाई करा रहा था तो एक महिला सामने रहती है, थाने के सामने, जो ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन उसके सामने, वो उतर कर आई बेचारी। वो मेरे उसमें वीडियो में उनका इंटरव्यू भी है। उन्होंने कहा कि भाई जब आपने शुरू किया था तो मुझे लगा था कि ये तो शुरू हुआ और खत्म हो जाएगा, लेकिन अब जब 18-19 दिन हो गए आपने सफाई किया, हमारे यहाँ से सफाई किया, तो हम तो ये चाहते हैं कि कंटिन्यूटी इसके अंदर रहनी चाहिए। और अगर जनता से कुछ चाहिए आपको, उन्होंने कहा कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मेरी पूरी बिल्डिंग पैसे देने के लिए तैयार, आवाम पूरी पैसे देने के लिए तैयार, आप साफ रखें। तो मैंने कहा नहीं, हम इसको कंटिन्यूटी रखेंगे। हम ट्रैफिक जाम का भी मुस्तकिल तौर पर हमेशा कंटिन्यू रखेंगे, ट्रैफिक जाम ना हो, और सफाई का निज़ाम भी ठीक रखेंगे। मैंने बिजली के लिए कैंप लगाया है, बिजली के मीटर्स की बड़ी परेशानी थी, नहीं हो रहा था, तो मैंने जो है वो भी लगाया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो सामने के लोग हैं, मैंने तो वो दौर भी यहाँ देखा है कि लोग मारुति कार के अंदर मटेरियल लेकर आते थे, ईंट लेकर आते थे, जैन के अंदर ईंट लेकर आते थे। चरस लाना, अफीम लाना आसान थी, लेकिन मटेरियल लाना बड़ा मुश्किल। किसी को भी उठाकर बात करते था, कोई सीवर की बात तो करता ही नहीं था, ना कोई सड़क की बात करता था, ना कोई पानी की बात करता था, ना कोई हेल्थ की बात करता था, ना इलेक्ट्रिसिटी की बात करता था, ना कोई एजुकेशन की बात करता था। यहाँ तो सिर्फ बात होती थी मटेरियल कब खुलेगा, कंस्ट्रक्शन कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब खुलेगा, कब बंद होगा। 10 साल में ये मुद्दा ही खत्म हो गया है ही नहीं, क्योंकि ना कंस्ट्रक्शन बंद हुआ, ना मटेरियल बंद हुआ। लोगों की जरूरत है मकान बनाना, बनाओ, हमारी तरफ से कोई वो नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।